तो बच्चा रिप्लाई करेगा। केमिस्ट्री पीवाईक्यू एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी फॉर सीडीएस 1 2024, ये है हमारी क्लास का आज का टॉपिक। हमने जो भी केमिस्ट्री पढ़ी है, आई एम होपिंग कि आप लोग उसको रिवाइज कर चुके हो। अब वहां से लेके आगे तक, बिफोर आई स्टार्ट फर्दर एसिड बेस सॉल्ट और ये बाकी की जो भी चीजें बची हैं, एक बार पीवाई क्वेश्चंस पे नजर मार लेते हैं कि किस तरीके के सवाल हमें आ रहे हैं। देखो, ये केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं, अरिहंत की किताब का स्कैंड है ये, ठीक है। आप लोगों के पास हो सकता है अरिहंत वाली पीवाईक्यू हो तुम्हारे पास, हो सकता है तुम्हारे पास ओसवाल की हो सकता है तुम्हारे पास दिशा की हो। इस वाली किताब में तुमको एरर्स मिलेंगे, ठीक है, पर एक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आंसर तो तुम, अगर मैंने पढ़ाया है तो आपको आंसर वैसे भी समझ में आ जाएगा। दिस इज मोस्ट एक्यूरेट किताब, ये भी ठीक है। नाउ हियर वी आर डूइंग इन अरिहंत। तो ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है बच्चा पार्टी, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैंने वाई आई हैव रिड्यूस्ड द इंग्लिश का लेक्चर, बिकॉज इंग्लिश के लेक्चर में बड़े बड़े कुछ यूट्यूब पर लूंगा, बड़ी बड़ी क्लासेस जहाँ पे मैं एक बार फाइनल सा रिवीजन मरवा रहा हूँ। बाकी तुम अपने वॉकैब को याद करते रहो। कल में कोई किसी का मैसेज आया था, रिजुल बस सेइंग कि सर वॉकैब का क्या करूँ, एडवांस इन फ्रेजेस। अब मैंने जब क्लास चालू करी थी लास्ट ईयर मुझे याद है, जब मैंने अक्टूबर में क्लास चालू करी थी, मैंने बोला था 10-10-10 का रूल बना लो, 10 वॉकैब के वर्ड रोज याद करने, 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम, 10 इडियम्स। अगर ये भी फॉलो करते तो 2-3-4 बार वोकैब तुम्हारी पूरी खत्म हो जाती। मैंने 800-800 वर्ड्स दिए थे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वर्क। केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, 2016 का पहला सीडीएस क्वेश्चन पूछा गया। आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफटॉप। गर्मी के दिनों में शाम के टाइम पे, अगर आप गांव वगैरह में रहते हो, देखा ना कि लोग छतों पे पानी डालते हैं, ठीक है। याद करो, अभी थोड़े दिन पहले इवेपोरेशन पढ़ाया था, पढ़ाया था कि नहीं अंशु? अंशु, इवेपोरेशन पढ़ाया था भाई, है रुचा? बता बेटा, इवेपोरेशन पढ़ा था हमने थोड़े दिन पहले। यस सर। ठीक है, तो वही है कहानी। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर आपने इवेपोरेशन पढ़ा है तो आपको पता है कि पानी क्यों डालते हैं छत पे। क्योंकि पानी जो होता है, जब वो पानी उस पर आप डालोगे और छत एकदम तपती हुई गर्म है, तो पानी अपने साथ उसकी कुछ हीट को भी लेके ही उड़ जाएगा, है ना, इवेपोरेशन के माध्यम से। तो ठंडी हो जाती है छत। तो आप जब थोड़ी थोड़ी देर पे उसमें पानी की 1-2 बाल्टी फैलाओगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि पानी पूरी हीट लेके उड़ जाएगा और छत ठंडी हो जाएगी। गांव में हमें अभी भी याद है, बचपन में हम लोग गांव में रहते थे जब, तो हमारी दीदी क्या करती थी, वो क्या करती थी कि छत पे ना, पापा या दीदी हमारी क्या करती थी कि छत पे ना पानी डालते थे। हमें याद है गाँव में अभी भी लोग छतों पे सोते हैं गर्मियों में ना, ठंडी हवा चलती है रात को बहुत। तो हम लोग पानी से ना तर कर देते थे उसको, तो उससे क्या होता था, ठंड जो गर्मी होती थी वो निकल जाती थी, छत छत एकदम ठंडी हो जाती थी। फिर हम उस पर दरिया चादर वगैरह खटिया वगैरह डाल के सोते थे, ठीक है, ऐसे करते थे। तो ये यहाँ पे सिंपल सा प्रिंसिपल लग रहा है इवेपोरेशन का। इस तरीके के सवाल आ रहे हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिल रहा है, द हैंडल ऑफ ए प्रेशर कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट शुड बी मेड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। द प्लास्टिक यूज्ड हियर इज द फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक। अब यहाँ पे मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा, एक देखना। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, समझ में आया, फंडा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, जितने भी ये ऐसे मटेरियल होते हैं जहाँ पे हीट इन्वॉल्व है, हम्म, दो तरीके के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्ट एंड थर्मोसेट्स। किसने पढ़ा है, 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स। याद आया कुछ? बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज रिमेंबर कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग्स होते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ किसी को पता है तो, अगर। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को कराता हूँ फिर बताऊंगा। प्रेशर कुकर होता है, सब लड़कियां जितनी भी हैं दे वुड ऑल्सो अवेयर, लड़के जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तुम लोगों ने खाना पकाया होगा सबने, ठीक है बच्चों। तो तुमने देखा है ना कि जो कुकर होता है उसका हैंडल में काला काला सा हत्ता लगा होता है, चंचल लगा होता है कि नहीं, बता। यस सर। वो किससे बना होता है पता है? तुम्हें लगता है वो प्लास्टिक है, पर वो प्लास्टिक नहीं है। प्रॉपरली कोर प्लास्टिक नहीं है तो वो प्लास्टिक का ही एक प्रकार, बट दैट इज बैकेलाइट, ठीक है। एक ऐसा प्लास्टिक का टाइप है कि वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, पिघलेगा नहीं हीट के केस में,
ठीक है ना, इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, वंस मोल्डेड डज नॉट मेल्ट। ठीक है, तो इस तरीके का ये प्लास्टिक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक के जो बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड के जो बटन होते हैं, वो किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रिकल स्विचेस किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के नहीं बने होते, ये सब बैकेलाइट के बने होते हैं। तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत बार क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में वो प्लग ना जल जाता है ना, प्लग शॉर्ट हो गया, स्विच बोर्ड शॉर्ट हो गया, उसमें से बटन जो लगी होती है वो शॉर्ट हो गई, बटन हो गई खराब। तो जब उसको खोला जाता है ना अंदर से, तो तुमने देखा होगा कि वो पिघलता नहीं, उसकी शेप चेंज हो, शेप नहीं चेंज होती, वो वहीं पे जल जाता है, काला हो जाएगा, पर वो शेप नहीं चेंज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्लास्टिक होती है बैकलाइट। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग्स, ये अंतर है बेसिकली। ठीक है, तो हीट के प्रेजेंस में मेल्ट नहीं होता, ये है बैकलाइट। केवल कुकर के हत्थे ही नहीं बनते, इसे स्विच बोर्ड भी बनाए जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन याद करो, मैंने तुम्हें क्लास में बताया था कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिमेंबर कि मैंने क्लास में बताया था कि पेपर आया हुआ है पीवाईक्यू में? अब तुम्हें, मेरे को कैसे पता? क्योंकि ये भाई, ये वाला पेपर मैंने खुद दिया था ना, ये एग्जाम में मैंने दिया था, और इस पेपर में मैं पास भी हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट जो इन्वॉल्व थी भोपाल गैस त्रासदी में 1984 में, जो कि यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में यूज करी जाती, वो किसका प्रोडक्शन करती थी? वो प्रोडक्शन करती थी पेस्टिसाइड का। यूरिया और जो खाद होता है ना, पेस्टिसाइड जो खेतों में छिड़कने वाली दवा होती है, वो बनाता था वो, है ना। वहां से गैस लीक हुई, लोगों तक पहुंची, लोगों की जान जाने लगी। एक पूरी द रेलवे मैन करके ना एक प्राइम पे सीरीज है, आई थिंक प्राइम पे ही आई गेस, वो देखना, उसमें पूरा भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बताया गया है। वो उसी पे बेस्ड है पूरी। और उसमें के मैनन साहब ने एक्टिंग करी है। के मैनन मैनन इज अ लीजेंडरी एक्टर। तुम लोगों को याद होगा, शौर्य मूवी देखी है? शौर्य, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच शौर्य? किस किस ने देखी है शौर्य मूवी? देखी है? ब्रिगेडियर प्रताप याद है याद है सुबोध? ब्रिगेडियर हाँ प्रताप, सर। तो दैट इज के मैनन। एंड बहुत अच्छी सीरीज है, देखना मजा आएगा। ठीक है, सो बेसिकली कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट वाज देयर, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, वहां पेस्टिसाइड बनते थे। ठीक है, ये था इसके पीछे की कहानी। और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में, ये बेसिकली कॉमन सेंस बेस्ड है, अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हो तो आपको पता होता है। जर्मन सिल्वर, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बताया था। जर्मन सिल्वर अलॉय है किसका? किसका अलॉय है? क्या बताया था मैंने? जर्मन सिल्वर अलॉय ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल, ये मैंने क्वेश्चन सॉरी क्लास के नोट्स में लिखा हुआ है। जर्मन सिल्वर इज यूज्ड टू मेक डेकोरेटिव आर्टिकल्स, कॉइनेज, मेटल, ऑर्नामेंट्स। क्यों नेम इसलिए दिया गया है? क्योंकि ये कॉपर का अलॉय है, या फिर ये फर्स्ट फर्स्ट टू यूज सिल्वर, या फिर इट इज अपीयरेंस इज लाइक सिल्वर। जर्मन सिल्वर को डेकोरेटिव आर्टिकल, सिक्के विक्के बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये चांदी जैसा दिखता है, पर एक्चुअली में अलॉय किसका है? कॉपर, जिंक और निकल का अलॉय है। तो सी इज द आंसर। सारे क्वेश्चन बताओ, नोट्स के बाहर है कुछ भी अभी तक? बताना जरा। सुबोध, रोचा, कुछ मिला क्लास के बाहर? नो नहीं। सर। नो सर। अगर क्लास में सिंसियरली ढंग से पढ़ लोगे ना, और जो बातें मैं बता रहा हूँ और जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ उतना रिसर्च भी कर लोगे ना बेटा, तो भी तुम पेपर में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। आई एम नॉट टेकिंग, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। मैं कब कट ऑफ के लिए कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक बाहर। अभी और देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि डेफिशिएंसी डिसीजेज में पढ़ाऊंगा, ये डेफिशिएंसी डिसीजेज का क्वेश्चन है, ये बायो और केमिस्ट्री में मिक्स करता है। हालांकि बायो आपने नहीं पढ़ी, पर अभी भी इसको समझ लो, ये भी नोट्स का है, अभी देखने को मिलेगा आने वाली क्लासेस में। विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉजेज pernicious anemia. Animal cannot synthesize vitamin B12. Human must obtain all their vitamin B12 from their diet. The complexing metal ion in vitamin B12 जो होता है ना, वो मेन सोर्स होता है कोबाल्ट का। ये कोबाल्ट आयन होता है उसमें मेनली, है ना। इसको कोबालोमिन भी बोला जाता है, ये इसका नाम है। और इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया। ठीक है ना, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। डेफिशिएंसी डिसीजेज पे एक मैं PDF शेयर करूंगा, मैं लिख लेता हूँ। अगर मैं, वैसे तो मैं भूलूंगा नहीं, अभी मैंने कल ही परसों मैंने नोट्स में मैंने सोचा था कि मैं तुम लोगों को भेज दूं ताकि तुम लोग एक बार गो थ्रू कर लो। आई सेंड यू वन PDF, उसमें मैंने डेफिशिएंसी डिसीजेज पे सब, किसकी कमी से क्या होता है, बस एक बार ऊपर नीचे गो थ्रू कर लेना, सॉर्टेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर हो जाता है जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं।
आपकी बॉडी ना वो नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती विटामिन B12 को। अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, कोई बच्चा कह रहा था कि सर न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल करा, न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल बहुत कम आते हैं। और जैसे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन फंस गया, ए पीस ऑफ आइस 100 ग्राम इन मास 0 डिग्री पे रखी हुई है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लेटेड हीट ऑफ मीट आइस दे रखी है, मेल्टिंग इसकी 336.6 जूल पर ग्राम। अब यहाँ पे लेटेंट हीट का फॉर्मूला याद करो, मैंने क्लास में बताया हुआ है ये फॉर्मूला, क्वांटिटी ऑफ हीट अपॉन मास। मास दे रखा है 100 ग्राम, एल की वैल्यू दे रखी है, तो Q इक्वल टू एम एल होता है। ये Q इक्वल टू एम एल याद है, क्लास में कराया हुआ है मैंने, नोट्स में है, उठा के पुट कर देनी है वैल्यू, खत्म कहानी। आंसर आ गया 33,360 जूल, ये क्लास में ऑलरेडी कराया हुआ है ये वाला फॉर्मूला। अगला आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अभी याद करो, थोड़े दिन पहले मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बात करी थी, हाँ या ना, करी थी बेटा, याद है हाँ कुछ, सर। बताया था। फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में सिंपल सी बात है, नया प्रोडक्ट बनता है। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज को जलाएंगे तो क्या बनेगा, राख बन जाती है, काला काला, एस बनती है कि नहीं। सो इट इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर भी नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ आइस क्यूब्स फ्रॉम वाटर नहीं है भाई। अब तुम मुझे एक चीज बताना, हमने 7 क्वेश्चन करे, तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि ये पेपर में तुमसे होगा नहीं सवाल? इज देयर एनीवन, अगर हम क्लास कर रहे हैं और डेली सिंसियरली पढ़ रहे हैं, रिवीजन भी मार रहे हैं, तो हमारा पेपर अच्छा होगा? किसी को डाउट लग रहा है कि मेरा पेपर नहीं निकलेगा अभी भी? भाई सब चीजें वही हैं जो तुमने आंखों के सामने क्लासेस में नोट्स में देखी हुई हैं। अगर तुम उतना भी मेहनत कर ले रहे हो तो पेपर बड़े प्यार से निकल जाएगा। तुमको कहीं 10 जगह जाकर यूट्यूब पे नोट्स नहीं बनाने, एक क्लास करो, रिवीजन मारो, चिल रहो जीवन में बस। 7 के 7 क्वेश्चन क्लास में से, अभी देखो अभी और भी कहानी है भाई। 11 क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे, 8वां क्वेश्चन देखो। अब मैंने ये बोला था कि एसिड बेस एंड सॉल्ट अभी मैंने कराया नहीं है, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट तुम्हारा भाई का वादा है, अभी मेरा रिमेनिंग है, आई डू इट वेरी सून, कल की क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, एसिड रेन रिएक्ट विद बिल्डिंग्स मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल कैन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। यूट्रोफिकेशन इज एन इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल पॉल्यूशन। इसमें से ये पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो इस तरीके के सवाल बेटा मिलेंगे। अब ऊपर तक आपने जो सवाल देखे ना वो सीधे सीधे थे, स्टेटमेंट वाले नहीं थे, सीधे सीधे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन, ये आंसर बताओ कौन सा है। इस तरीके के सवाल भी आपको देखेंगे कि आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शन विच वन इज करेक्ट और विच वन इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट वाला भी मिलेगा। यहाँ पे एक जो टिप है ना भाई की बात याद रखना प्लीज, यूपीएससी का गेम है ये, बच्चे जो है ना हवा में रहते हैं तो ध्यान नहीं दे पाते। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि किस तरीके से क्या मेथड से पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है। कभी कभी ये भी होगा कि कौन सा सही नहीं है ये भी पूछ लेगा, तो वहां पे समझदारी से दिमाग लगाना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, तो एसिड रेन जो होती है ना, इसकी वजह से लाइमस्टोन डिकम्पोज होने लगता है। एसिड रेन रिएक्ट विद बिल्डिंग मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, CaCO3 प्लस H2SO4। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या कौन सा एसिड है बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड। ये CaSO4, यस, CaSO प्लस CO2 और H2O बनाएगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसने क्या कर दिया, अब तुम्हें पता है ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है, पता है तुम्हें ये बात? ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना हुआ है ना। तो एसिड रेन की वजह से ताजमहल ना थोड़ा थोड़ा पीला हो गया है। ओवर कितने साल पुरानी बिल्डिंग है बच्चों, 1600 के समथिंग कुछ बनी थी, 400 साल लगभग हो गए। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से, ठीक है। तो पहला यहाँ पे सही है। बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल कैन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। अब यहाँ पे बर्निंग ऑफ सल्फर के बारे में, सल्फर होता है S+O2, SO2 होता है सल्फर। अब जब उसको जलाओगे, कम्बस्शन दोगे, SO2 को जब कम्बस्शन दोगे, हाफ O2 लगाओगे तो SO3 बन जाएगा, यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगा। जब वो वाटर से एक्ट करेगा क्लाउड्स के, तो एसिड बन जाता है, SO3 प्लस H2 बन जाता है क्या, H2SO4। कौन सा एसिड है H2SO4, रविकांत? कौन सा एसिड है बेटा ये? सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, अगले लेक्चर में पता लगने वाला है सबको।
तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है, याद रखना। सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, तो ये भी बात सही है भाई। तीसरा, यूट्रोफिकेशन इज एन इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल। यूट्रोफिकेशन जो है ना, यूट्रोफिकेशन बेसिकली क्या करता है, जब न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, इकोसिस्टम में एक्सेस हो जाती है हद से ज्यादा, जैसे पॉन्ड्स हो गए, है ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उसके अंदर, जीव जंतु या पेड़, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ना। इसकी वजह से हालांकि तो पॉल्यूशन इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से पॉल्यूशन कम नहीं होता, इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब जैसे मैंने ऊपर बोला था कि क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ऊपर वाले ने पूछा कि बेटा ये बताओ कि करेक्ट क्या है, सही बात क्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बताओ बेटा गलत क्या है। इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यानी क्या पूछ रहा है, कौन सा रॉन्ग है। और रॉन्ग बताने के लिए आपको सही पता होना चाहिए। हाइड्रोजन इन एलिमेंट, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, नॉट करेक्ट यानी रॉन्ग पूछ रहा है। हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप, हाइड्रोजन इन एलिमेंट, सही बात। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, सही बात। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर, ठीक है जी। हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप, पर हमने तो पढ़ा था हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, क्या होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप रविकांत। प्रोटोनियम, ड्यूटोनियम एंड ट्राइटोनियम। 1s1 1s2 1s3, प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम पढ़ाया था ना मैंने। तो वहां से क्या निकला कि भाई इसके तो आइसोटोप होते हैं, तो गलत बोल रहा है, गलत ही तो बताना है। तीसरा आंसर है इसका सी, ये लिखा हुआ, ये हमने क्लास में करा हुआ है क्वेश्चन। अब बताओ, सबसे ज्यादा दिमाग साइंस पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सारे क्वेश्चन सही होते हैं भाई, सारे के सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं बोलता हूँ साइंस ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब देखना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर से रिलेटेड है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मास नंबर्स, ओके, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, यानी कि रॉन्ग पूछ रहा है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मास नंबर हो सकता है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास नंबर्स, ठीक है। एटम्स, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नहीं। दो एटम्स जो होंगे ना, जो सेम एलिमेंट से बिलोंग करेंगे, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। बट दे कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दे कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, इसी तरीके से आइसोटोप जो होता है ना किसी भी एलिमेंट का, उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आइसोटोप के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो नॉट करेक्ट है ना, वो डी है। यहाँ से आइसोटोप की डेफिनेशन याद करना। आइसोटोप में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इनडायरेक्टली पूछ रहा है आइसोटोप बताओ, इनडायरेक्टली पूछ लिया, ऐसे पूछते हैं यूपीएससी। अभी आई वाज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट, एक लड़की से बात कर रहा था अभी मैं, वो कह रही भैया मैं जॉब करती हूँ, मुझे लगता है मेरे को सीडीएस नहीं देना चाहिए, एफ कैट देना चाहिए। मैंने उसको बोला कि सीडीएस इज कंपेरेटिवली इजियर देन एफ कैट। बोली भैया लोग तो बोलते हैं एफ कैट ईजी है। मैंने कहा हाँ एफ कैट ईजी है, पर सीडीएस अगर तुम थोड़े से स्मार्ट हो ना तो एफ कैट से बहुत ईजी है। रविकांत बताइए जरा, कोई क्वेश्चन क्लास से बाहर आया? अभी तक तो नहीं दिखा सर। नहीं दिखा ना। और अगर मैं एफ कैट पढ़ाने बैठूंगा तो मैं रीजनिंग के सवाल कराऊंगा, पूरी आर एस अग्रवाल भी करा दी तो सवाल बाहर से आएगा, है ना चांस, आएगा ना भाई। यस सर सर, आएगा एफ, सर। इसलिए लगा देते हैं लगता है एफ कैट है। संदीप सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? और एफ कैट वाले गेम भी तो कर देते हैं, क्या यूपीएससी गेम करेगी ऐसा जैसे एफ कैट वाले करते हैं? नहीं सर। नहीं भाई सर। प्योर नॉलेज के दम पे पेपर पास हो रहा है, रॉ नॉलेज जो क्लास में आप पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन क्लास के बाहर नहीं है। जैसे तुम मेरी ये बात समझ गए ना तो तुम AIR 1 भी ले आओगे। संदीप याद है ना हमारा एक डील हुआ है? यस सर। कर ले भाई कर ले, तेरा दांव पे लगा हुआ है सामान। सो और तुम लोगों के सेंटर पे तो खैर आई विल बी देयर, शिवम, संदीप और प्रथम भटनागर, इनके सेंटर्स पे तो मैं खुद जाऊंगा, इन बच्चों के पास अपने, ठीक है बच्चों। तो आसान है बहुत,
दैट इज वाई आई एम मेकिंग यू गो थ्रू द PYQs। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंथेटिक रबर हैज रिप्लेस नेचुरल रबर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। मैं तुम्हें एक ये क्लास लेने का मकसद ये था कि मैं तुम्हें एक बार गो थ्रू कराऊं कि किस तरीके से PYQs को देखना है। क्लास के नोट्स पढ़ने हैं, रिवीजन करना है, फिर PYQs में घुस जाना है, फिर मुझे पढ़ना है। रविकांत तुझे याद है थोड़े दिन पहले तूने मुझे एनालिसिस करके भेजा था जैसे तू करता है, याद है तुझे कि सर यस मैंने सर। उसी तरीके को इम्प्लीमेंट करना है। एक बार तू यस वो सर। एनालिसिस अपना उस पर डाल दे ग्रुप पे। ठीक है, मैंने तुझे जो तरीका बताया था ना उस तरीके से तूने किया था, उससे फायदा हुआ था, है ना। हुआ था सर। हाँ, उसी तरीके को वापस तुम एक बार क्या करो, तुम्हारे ये जो भाई बहन है तुम्हारे साथ के, इनको हेल्प करने के लिए एक बार उसको ग्रुप पे डालना। तो तुम इन सबको भी आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार ये तरीका है जो मेथोडोलॉजी मैंने बताई है ना। जब रविकांत बता देगा कि मैं सेपरेट यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा उस चीज पे, उसको डालना एक बार, इनको हिंट मिल जाएगी। तो तुम लोग भी वही चीज करना जो रविकांत ने करी है, और तुम लोग देखोगे कि तुम एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा जो इंटेलेक्ट है ना वो बहुत हाई लेवल पे जा चुका है। ऐसे होती तैयारी। ये पेपर सारा का सारा स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है। नॉलेज तो है, पर स्मार्ट वर्क अगर अगर आप करोगे ना तो जल्दी निकाल दोगे। तुम्हें ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लगेंगे। कोई बच्चा है 4 अटेम्प्ट से दे रहा है क्योंकि वो सेम गलती बार बार कर रहा है और सीख भी नहीं रहा। तकलीफ यही है सारी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ नहीं है। सिंथेटिक रबर ने रिप्लेस कर दिया नेचुरल रबर को फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। सही बात है भाई। ठीक है, बट दे कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सॉरी, बट सॉरी ऊपर वाला पढ़ लिया गलती से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। सिंथेटिक रबर ने नेचुरल रबर को रिप्लेस कर दिया। तुम्हें पता है नेचुरल रबर किससे निकाली जाती है? पेड़ से, है ना। ठीक है, अब उसमें से ना, उसमें ना कट मार दिए जाते हैं। कैसे निकलती है नेचुरल? उसमें ना दूध दूध जैसा ना व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, वो होती है नेचुरल रबर। और उसको ना बाल्टियों में भरा जाता है, फिर उससे प्रोसेस वगैरह करके बनती है रबर। नेचुरल रबर इज अनेबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर डिफरेंट ये। भाई ऐसा नहीं है, नेचुरल रबर बहुत मात्रा में पाई जाती है। नेचुरल रबर इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज ओनली। ये भी कारण नहीं है। रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक रबर आर इजीली अवेलेबल। ठीक है, नेचुरल रबर इज नॉट ड्यूरेबल। नेचुरल रबर ड्यूरेबल नहीं होगी तो क्या सिंथेटिक रबर ड्यूरेबल होगी? भाई जो नेचुरल चीज है उसकी ज्यादा लाइफ होती है। तो यहाँ पे जो कॉमन सेंस के बेसिस पे भी अगर किसी को नहीं पता ना तो भी वो आदमी सही कर देगा। क्या है इसका आंसर? कि रॉ मटेरियल इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने देखा होगा लेदर सीट्स गाड़ियों में, देखा है तुम लोगों ने? संदीप तू गाड़ी चलाता है, तूने देखा है जब गाड़ी वाले एक्सेसरीज लगाते हैं वो कहता नहीं है कि सर ये सिंथेटिक लेदर है? देखा है? लेदर सीट तो महंगी आती है ना। लेदर मतलब हाँ समझ सर। रहे हैं ना? जानवरों की चमड़ी होती है वो यार। लेदर यानी कि जानवरों की स्किन से बनता है लेदर। जानवरों की स्किन से बनता है तो लेदर। सर कॉम्बिनेशन होता है वो लेदर का और रबर टाइप। हाँ, वो कॉम्बिनेशन होता है रबड़ का। और वो भी उसमें एक्चुअल रबर नहीं होती, उसमें उसमें सिंथेटिक रबर होती है, तो वो बोलते हैं कि ये सिंथेटिक लेदर है। तो वो सिंथेटिक मटेरियल से बनता है। क्यों? क्योंकि उसके ना रॉ मटेरियल जो है ना भाई बच्चों, वो इजीली मिल जाते हैं। कॉमन सेंस के बेसिस पे तुम 11वां क्वेश्चन आराम से सही कर सकते थे अगर तुमको नहीं भी पता होता तो भी। तुम्हें 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में ऐसे हमेशा मिलने वाले। आई एम टेलिंग यू, लिख के ले लो। 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में हमेशा ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी जान बचा सकते हैं अगर तुम थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करोगे तो। तुमने पढ़ाई तो करी है, नॉलेज तो तुम्हें है, पर अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अपना साथ में ले जाओगे तो 4-5 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। चक्कर क्या है, हम उस लेवल पे सोचते नहीं, हम डर जाते हैं। तो डरने का नहीं है। पेपर में, पेपर में तुमको कंटेंट हमेशा यूपीएससी इतना दे रही है कि कोई भी बच्चा पास कर रहे, अगर वो थोड़ी सी सिंसियरली 5-6 महीने पढ़ाई करके गया है तो। ठीक है, ये थी चीजें। अब इसी तरीके से मैंने एक पूरे साल का पेपर तुम्हें केमिस्ट्री का दिखाया। अभी मैं 2015 का भी कुछ दिखाता हूँ। अब ये देखो, 2-3 क्वेश्चन इसके दिखा रहा हूँ। अब इसमें से कुछ चीजें भी दूंगा करने के लिए जो जिसपे तुम्हें R&D करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब ये देखो, 2015 का सेकंड वाला जो CDS का पेपर है, दिस इज CDS 2015। चिराग तेरे को आवाज आ रही है? चिराग, आर यू देयर? यस सर। तुझे सेम चीज GAT में करनी है ना? तेरे पास PYQ। यस सर। मैं तुम लोगों को NDA के भी भेज दूंगा। NDA में भी साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी आ जाते हैं CDS में भाई। मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, मेरे पास वो ओसवाल वाली किताब पड़ी है, स्कैन करके दे दूंगा, देख लेना। खरीदने की जरूरत नहीं है, उसमें से काम हो जाएगा, बस तुम्हें गो थ्रू करना है। तो चिराग सेम चीज रिपीट कर लेनी है ना? NDA के लिए डिट्टो मिलते हैं यस भाई। सर। 20-22% पेपर रिपीट हो जाता है हर बार पुराने PYQ का।
तो तुम्हारी जान वैसे भी बचती है काफी हद तक उससे। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पोर्टलैंड सीमेंट आर करेक्ट। पोर्टलैंड सीमेंट क्या है? जो सीमेंट वगैरह जो लगता है ना घर में बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने में, वो है। सिलिका इम्पार्ट स्ट्रेंथ, ठीक है, ये सही बात है। अब हम लोग तो इंजीनियरिंग वाले हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो ज्यादा रिलेट करेंगे। एल्यूमिना मेक द सीमेंट क्विक सेटिंग। एल्यूमिना की वजह से क्या होता है? जल्दी वो सेटल होता है, जल्दी वो पक्का बनता है। एक्सेस ऑफ लाइम इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। सेलेक्ट पूछ, सही पूछ रहा है, सही। तो पहला सही है, दूसरा सही है। एक्सेस ऑफ लाइम, ठीक है ना, इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ, नहीं, गलत बात। कैल्शियम सल्फेट डिक्रीजेज द इनिशियल सेटिंग ऑफ द, ये भी गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ना, वो पहला और दूसरा ही है, आंसर नंबर डी। सबसे ज्यादा तुम फंसोगे इस तरीके के सवालों में, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे आती है नॉलेज काम, जो क्लास में आपको पढ़ाया गया है और आपने उसका कितना ज्यादा रिवीजन मारा है। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि ऐसे केसेस जहाँ पे आपको नहीं पता। तो एक तरीका तो ये है कि वहां पे तुम मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज कर लो। पर मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो मैंने एक वीडियो भेजी थी तुम लोगों को, रोमन वाली, और अपनी भी एक वीडियो बना दूंगा, वो तब काम आएगा व्हेन यू हैव द नॉलेज। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू, क्या बोलूंगा रविकांत में, अगर नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में, तो उस केस में क्या करना है, जीके के पेपर में, जीके के पेपर में पर्टिकुलरली, स्किप। वहां दिमाग मत लगाना, स्किप कर देना उसको। उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाना चुपचाप। ये स्मार्टनेस मैंने बहुत बार करी है, इसी वजह से 5 बार सीडीएस पास हो गया था। हालांकि मैं पढ़ने में इतना बड़ा फन्ने का नहीं था, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा। पर मेरे को इतना समझ में आता था कि अगर नहीं आता तो पंगे मतलब छोड़ दो, आगे बढ़ो, बहुत सारे सवाल हैं आगे करने वाले। हाँ रविकांत, क्या बोल रहा है? सर इसी तरह एक असर्शन और रीजनल वाले क्वेश्चन भी आते हैं ना, असर्शन रीजन वाले, उनको असर सर कैसे हैंडल रीजन, करना सर? असर सर रीजन वाले में कुछ सवाल तुम लोगों को एक क्लास में बैठ के करा दूंगा, बट मोस्टली नहीं आते। और उनको करने का तरीका है, आसान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी नॉलेज ही काम आती है एंड में, समझ रहे हैं? उसमें भी नॉलेज काम आती है। सो उससे डरने वाली बात नहीं है, वो तो बहुत आसान है भाई, उसमें तो पूरा डेटा पॉइंट दिया होता है। बता दूंगा मैं कैसे करना है पेपर से पहले, ठीक है? तो ये वाली जो चीज मैंने बताई है ना बच्चों, मोस्टली तो तुम्हें सारे क्वेश्चन नोट्स में से मिल जाएंगे। इन केस नहीं मिल रहा है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करेंगे, आप कोशिश करेंगे सही हो जाए। और वहां पे भी अगर तुम श्योरिटी नहीं आ रही, अंतरात्मा से आवाज नहीं आ रही, अंतर से अंदर से आवाज नहीं आ रही कि गलत है गलत है, भाई तुम्हारा दिल हमेशा सही बोलता है, इंट्यूशन हो रहा है ना कि गलत हो सकता है, तो मत करना, छोड़ देना। इतने क्वेश्चन होते हैं, 65-70 क्वेश्चन हमेशा होते हैं। अगर आपने मेरे से क्लास करी है, ये बहुत मस्त तरीके से पास हो जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखो, रेड फॉस्फोरस, अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया था फॉस्फोरस, अभी हम पढ़ रहे थे मेटल नॉन मेटल में एलिमेंट पढ़ाया था फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस सेफ्टी मैचेस में यूज होता है, माचिस के अंदर यूज हो रहा है। इट शोज फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, क्यों यूज होता है? क्योंकि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लेस रिएक्टिव है देन अदर वेराइटी ऑफ फॉस्फोरस। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, है ना? व्हाइट के मुकाबले जो है मच हायर पे वो होता है इग्नाइट, इस वजह से इसको यूज कर लिया जाता है। अब ये तुम याद करो, ये जब हम छोटे बच्चे थे 9th-10th में पढ़ते थे, जॉन डॉल्टन ने क्या दिया था, जोसेफ प्रीस ने क्या किया, लेवोजियर का क्या था, गेल लुसाक का लॉ होता था, है ना? अब गेल लुसाक का जो लॉ था, गेल लुसाक का जो लॉ था ना, गेल लुसाक ने दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, ठीक है? जॉन डॉल्टन ने क्या दिया था? जॉन डॉल्टन ने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर आपको, जब आपको ऐसे आ जाए ना मैच दी कॉलम, एक या दो पता है ना, तो आपके बाकी सारे सही हो जाएंगे। अब ए का 2 है, ए का 2 किस में है? इसमें है। और डी का 1 है। अब तुम्हें पता है ए का 2 डी का 1 दोनों में है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो उड़ गए। अब मुझे ये पता था कि लेवोजियर ने क्या दिया था, मुझे पता है लेवोजियर ने कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड कार्यवाही कराई थी भाई ने, ठीक है? तो फिर मुझे मिल गया आंसर, डेफिनेट प्रोपोर्शन फिर इसने दे दिया, बस। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। तो ये तरीका है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ मत करो, ये जो पीवाईक्यू की पीडीएफ में भेजूंगा, 1-2 दिन का टाइम लो, उसको निपटाओ, पूरा देखो ऊपर से नीचे तक, और नोट्स रिवाइज कर लो भाई, ठीक है? कल की क्लास में मिलूंगा केमिस्ट्री के आगे। मैथ वाले बच्चे रुक जाएंगे, और जिसको डाउट है दे दीज गाइज विल रीजॉइन अगेन। आई एम ओपन टू योर डाउट्स, हर दिन मैं डाउट क्लास करने वाला हूँ जब तक तुम्हारा पेपर है। सारे के सारे रीजॉइन कर लो, किसी के मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, प्लीज आस्क मी अभी,
ठीक है, आ जाओ, लेट्स रीजॉइन अगेन बच्चों।